हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैथ्स की तैयारी पूरी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर और आप सभी की मेंटर और आप सबकी दीदू। यार आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12th के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर से कौन कौन से हैं जिसपे सवाल आते ही आते हैं। अब आपको इस बचे हुए टाइम पे बस उतने पे ही फोकस करना है। अब उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बिना टाइम गवाए मैं आपको बताऊंगी कि हाँ कौन कौन सा चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बचे हुए टाइम में करना है। अब देखो यार, हमारी क्लासेस अभी बची हुई हैं, हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको पहले से ही मैं श्योर कर देती हूँ कि आपको इतना करना ही करना है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं आप इतना करने वाले हो अपने एग्जाम से पहले, वरना फिर तुम भूल जाओ, यहाँ वहां घूमते रहो, इस प्लेटफॉर्म उस प्लेटफॉर्म, फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में हमारे 20 सवाल आते हैं बेटा। 20 सवाल में से 18 हमारे एमसीक्यू और 2 असर्शन रीजन आते हैं। सेक्शन हमारे पास बी में जो आते हैं 5 सवाल आते हैं, 2 मार्कर। सेक्शन सी में 6 सवाल आते हैं, 3 मार्कर। सेक्शन डी में हमारे पास 4 सवाल आते हैं, 5 मार्कर। और याद रखिएगा इसमें ऑप्शंस भी आते हैं। सेक्शन ई में केस स्टडी आते हैं 3। ठीक है, ये हमारे पेपर का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, अब आपको पता है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कभी भी ये मत सोच लीजिएगा कि अरे क्या होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होता है। सीबीएसई आपको पूरे साल भर ये बोल रही होती है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, जब भी पेपर मिले तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सेक्शन आपको सबसे पहले चूज करना है। सेक्शन ए, बी, सी, डी, आपको जो सेक्शन लगता है आप सबसे पहले वो चूज कीजिए। अब टॉपर क्या करता है, टॉपर शुरुआत ही सेक्शन ए से करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि एमसीक्यू 20 नंबर निपट गया, उसको बहुत जल्दी से वो निपटा देता है। तो ये अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, आपकी ये इंटरनल चॉइस होते हैं बेटा, ये बी सी डी ई में। ठीक है, अब हाई वेटेज में सबसे पहले हम फोकस करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे हाई वेटेज जो होता है कैलकुलस होता है बेटा, उसके बाद वेक्टर 3D होते हैं 14 नंबर के, सबसे ज्यादा मार्क्स के होते हैं। मीडियम प्रायोरिटी के हमारे एल्जेब्रा होते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन होते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी होते हैं। ये 10 नंबर। रिलेशन एंड फंक्शन में 2 चैप्टर्स होते हैं, एक रिलेशन एंड फंक्शन और एक आईटीएफ और प्रोबेबिलिटी, ये 8-8 नंबर के होते हैं। उसके बाद सबसे इजी स्कोरिंग होता है 5 नंबर, इसको तो कभी किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है। एक सवाल आपके आएंगे, फिक्स से आएगा, ये तय है कि आएगा, तो क्यों ना इसको प्रैक्टिस करें, ये जब फिक्स है। अब बात कर ले चैप्टर वाइज, हम बात कर ले। सबसे पहले हम हाई वेटेज की बात करते हैं। यूनिट 1 मैंने उसको बनाया हुआ है, 35 नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना। कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपसे पूछता है कि बताइए कि कंटिन्यूअस है या नहीं है एक पॉइंट पे, और अगर कंटिन्यूअस है तो वेरिएबल की वैल्यू बताओ। पूछता है ना कि फाइंड द इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। 2 वेरिएबल की वैल्यू पूछ सकता है या एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ सकता है। ये आपके पेपर में एक सवाल देखने को पक्का आएगा, लिख लो। दूसरा, डेरिवेशन में आपसे खास करके चेन रूल पूछेगा, प्रोडक्ट रूल पूछेगा और कोसेंट रूल। यही आपके जो नॉर्मल वाले जो 1 नंबर 2 नंबर वाले सवाल आते हैं वो ये डेरिवेटिव से आ जाते हैं। ठीक है, उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म भी हमारा आ जाता है, लॉगरिथमिक और पैरामेट्रिक। यहां पे लिखा नहीं है बेटा, उसको लिख लो। पैरामेट्रिक भी हमसे पूछा जाता है, और पैरामेट्रिक अब आजकल 2 तरीके से पूछने लगा है, ये हमारे पास है। पैरामेट्रिक एक आता है डायरेक्ट कि x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो बता दीजिए dy बाई dx क्या होगा। अब क्या होता है कि 2 फंक्शन दे देता है, अब पूछता है कि पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड वाला फंक्शन, ऐसे पूछता है। तो 2 टाइप के पैरामेट्रिक फॉर्म आते हैं हमारे पास। इस पे आपको सवाल देखने को मिलेगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब लगाते हैं, जब फंक्शन के पावर में फंक्शन। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है जिनको आपको करना है, इससे 8 से 9 मार्क्स आपके बनेंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या पूछता है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक शॉर्ट या फिर एक लॉन्ग, लेकिन एक तय है पूछा जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। पहला, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज में आपसे डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछता है। जैसे मान लीजिए कि सर्कल का रेडियस गिवन है और रेडियस बढ़ रहा है। जब रेडियस बढ़ रहा है इसका मतलब रेडियस टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है, तो अब रेडियस पे टाइम पे डिपेंड करता है, तो एरिया भी जो घटेगा बढ़ेगा बेटा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। तो अब ये इनडायरेक्ट हो गया, टाइम मौजूद नहीं है, लेकिन रेट ऑफ चेंज जो होता है बेटा, चेंज हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में आता है। लेकिन कभी कभी सवाल में आपसे ये भी पूछ देता है कि चेंज सिर्फ रेडियस के रिस्पेक्ट में बताइए, तो आपको तुरंत वहां पर डिफरेंशिएट करके आर की वैल्यू पुट कर देना। लेकिन आपसे पूछेगा रेट ऑफ चेंज, नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में पूछेगा, तो हमेशा वहां पे डीए बाई डी टी निकालना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टेंजेंट नॉर्मल बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में खास करके आपसे इंटरवल पूछता है
कि बताइए कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। या फिर कभी कभी आपको इंटरवल दे देता है और पूछता है कि बताइए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंटरवल दे दिया और आपसे पूछेगा कि बताइए इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये दो टाइप के सवाल आपके यहाँ बनते हैं। मैक्सिमा मिनिमा में क्या बनता है, देखो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स पूछता है। अब उसी क्रिटिकल पॉइंट्स पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा बनता है। लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमम लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा, एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये बनता है। फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछता है, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछता है। कभी कभी आपको डायरेक्टली एक फंक्शन दे देगा और उस फंक्शन का आप पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे और फिर आप चेक करोगे कि वहां पे किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम है। ठीक है, ये दूसरा। कभी कभी आपको एक इंटरवल देगा और फंक्शन भी देगा। अब पूछेगा कि बताइए इस इंटरवल में इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आपके पास इंटरवल से 2 पॉइंट तो गिवन है और उसके बाद आप इसको सॉल्व करके यहां से भी एक्स की वैल्यू निकालोगे। अब इन एक्स की वैल्यू रख के आप चेक करोगे सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे आ रही है, सबसे कम वैल्यू किस पे आ रही है। तो 3 टाइप के सवाल यहां देखने को मिलते हैं। 1 से 2 लॉन्ग आंसर जरूर आएंगे इस पेपर से, इससे याद रखिएगा। मैक्सिमम मिनिमा पूछ देगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ देगा, रेट ऑफ चेंज पूछ देगा, तो इंपॉर्टेंट है ये। अब बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो फॉर्मूले वाले हमारे पैटर्न होते हैं उसको देख लेते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन, पुट करने वाला, कि माना डिफरेंशिएट किया फिर उसकी वैल्यू वहां पे पुट कर दी। बाई पार्ट लॉन्ग आंसर्स में आ जाते हैं बेटा। और पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का ही एक रूप होता है बेटा ये वाला। ये पार्शियल फ्रैक्शन लेकिन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एक रूप होता है लेकिन ये अलग पैटर्न पे सॉल्व होता है। ये इनके फॉर्मूले ये वाले फॉर्मूले पे सॉल्व होते हैं। इसमें लगता है क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको लगाना है और ये फॉर्मूला बनाना है। इस फॉर्मूले पे आपको सॉल्व करना होता है कि 1/x² - a², 1/a² - x², 1/रूट में x² - a²। ये वाले फॉर्मूले आपको रखने हैं। एक सवाल देखने को मिल सकता है, या तो ये आएगा या तो पार्शियल फ्रैक्शन का आएगा। उसके बाद डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इंटीग्रेशन। देखो यार, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा मत कर लो, लेकिन इतना कर लो कि जो छोटे वाले सवाल हैं उसमें तुम पैनिक ना करो। सारे फॉर्मूले वाले डेरिवेटिव सीख लो, सब्स्टिट्यूशन वाले इंटीग्रेशन सीख लो, सारे फॉर्मूले वाले इंटीग्रेशन सीख लो, सब्स्टिट्यूशन वाले इंटीग्रेशन सीख लो, बाई पार्ट वाला इंटीग्रेशन सीख लो। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, फॉर्मूले वाला सीख लो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लास 10th में ही बताया जाता है। अब इसका जो पार्ट 2 है उसमें क्या करना है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के एक सवाल पक्का है, मुझे ऐसा लगता है कि मॉड वाले सवाल जरूर आते हैं। तो मॉड को ब्रेक कैसे करते हैं ये ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन पे कमांड कर लेना डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वरना ये सॉल्व तो आपके इनडेफिनेट की तरह ही होगा, बस इसमें लिमिट गिवन होते हैं। बस इतना ही फर्क होता है। जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको किंग रूल कहते हैं, अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, a to b, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बेटा जब लिमिट सेम होता है ना, ये वाला -a to a, तो इसमें आपको फंक्शन को अगर ऑड है तो 0 आएगा, इवन है तो 2, 0 to a fx हो जाए। ये बस आपको चेक करना है। ऑड कैसे चेक करते हैं, फंक्शन में -x रख दो और अगर वो -fx के बराबर आ जाए तो वो ऑड है, 0 आंसर आ जाएगा। अगर आपने -x रखा और वो fx के बराबर आए मतलब इवन है। डन। चलो भाई, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बेटा देखो, सवाल आपको जब भी आप पढ़ने जा रहे हो, सबसे पहली बात 2 कर्व्स के बीच में हमसे नहीं पूछेगा। ठीक है, कर्व देखो, 2 कर्व कैसे हो सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है और एक पैराबोला हो सकता है। अब ये पेपर का पैटर्न होने वाला है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एरिया, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला एंड राउंड लाइन, यही पूछता है आजकल के। या तो पैराबोला एंड लाइन पूछेगा या तो सर्कल या लाइन पूछेगा। कभी भी सर्कल और पैराबोला का एरिया आपसे नहीं पूछेगा एक साथ। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। 1 से 1.5 नंबर इसके डायग्राम के ही मिलते हैं बेटा। ठीक है, 5 से 6 नंबर गारंटीड है इसके। एरिया अंडर द कर्व बिटवीन, देखो ऐसे हमसे पूछा जाता है बेटा। और अगर आपको फोकस करना है खास करके बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लाइन वाले चीजों को आपको फोकस करना है, डायग्राम इसकी जरूर बनाना है। और कोनिक सेक्शन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब कोनिक सेक्शन का आइडिया नहीं है तो पैराबोला कौन से एक्सिस से बन रहा है कैसे मालूम पड़ेगा, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्टवर्ड है, राइटवर्ड है, कैसे मालूम पड़ेगा। तो कोनिक सेक्शन में खास करके पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, इनका ध्यान रखना है। कौन से सेक्शन पे या कौन से एक्सिस पे बन रहा है ये कोनिक सेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, सबसे पहले आपके ऑर्डर एंड डिग्री पता होना चाहिए। किसे कहते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। एक एमसीक्यू इससे पूछ लेता है, पूछेगा ही पूछेगा, एक आएगा। 20 एमसीक्यू, ये 13 चैप्टर है, तो अगर हर एक चैप्टर से एक एमसी उठा रहा है फिर भी आपके हर चैप्टर को कवर करेगा। सोचो जरा सा,
13 चैप्टर है, अगर हर एक चैप्टर से एक एक एमसीक्यू उठा रहा है, फिर भी एमसीक्यू हर चैप्टर से तो लेगा ही लेगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल बेटा है, और वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस एक जैसे ही है। क्यों? क्योंकि जब आप होमोजीनियस सॉल्व करोगे तो बीच में आपको वेरिएबल सेपरेबल का भी फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने आना चाहिए। कभी कभी आपके सवाल में 2 नंबर वाले में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ देता है, पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं बोलता। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये 3 टाइप के सवाल, 4 टाइप के यहाँ पूछेंगे। ऑर्डर एंड डिग्री, सॉल्यूशन मेथड, 3 टाइप्स के होते हैं। दोनों पे अगर आपने 2-2 सवाल भी प्रैक्टिस कर लिए ना, फिर भी आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि बस इसके पैटर्न को पकड़ना है आपको। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं बेटा एल्जेब्रा, जो कि हमारे बहुत 10 मार्क्स दिलाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको ऑपरेशन देखना है। इक्वल मैट्रिसेस होंगे, इंपॉर्टेंट है। इक्वल मैट्रिसेस हैं तो आपको ए या बी या किसी भी वेरिएबल का वैल्यू पूछता है। एडिशन कब होता है, मल्टीप्लीकेशन कब करते हैं, और ट्रांसपोज। ये आपको ये बस कीवर्ड से जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, सबको पता होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक मैट्रिक्स बनाते कैसे। अगर आपको एक फंक्शन गिवन है या फिर कोई एक पैटर्न गिवन है, एआईजे गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, तो मैट्रिक्स क्रिएट करना। उसके बाद प्रॉपर्टीज, ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके 2-3 टाइप के कॉन्सेप्ट कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रूफ कीजिए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। या फिर अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो कैसे करेंगे कि उसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज माइनस कर दिया तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमसे पूछ देता है क्या, उसके अलग अलग ए या बी सी डी की वैल्यू पूछ देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके सारे टाइप के सवाल होने चाहिए। 4 से 5 टाइप के सवाल होते हैं। डिटरमिनेंट जैसे देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि रो कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। उसके बाद एडजॉइंट एंड इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, जिसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, माइनर एंड को फैक्टर्स निकालने होते हैं, ठीक है। जिसके लिए आपको पहले क्या पढ़ना होगा बेटा, माइनर। माइनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनर एंड को फैक्टर, ठीक है। ये नहीं निकाल पाओगे तो आप एडजॉइंट नहीं निकाल पाओगे। एडजॉइंट निकालना है हमें, इनवर्स निकालना है हमें, तो माइनर को फैक्टर पता होना चाहिए। एप्लीकेशन 1, 2 या 3 सवाल आप देख लीजिएगा, 2 सवाल प्रैक्टिस कर लेना कि वो जो इक्वेशंस आते हैं उसमें से इनवर्स निकाल के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्व करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। खास करके देखो ये फॉर्मूला, ए का इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले कुछ फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले आपको छोड़ने नहीं हैं। एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है बेटा, वो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर -n-1। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में पूछा जाता है। खास करके डिटरमिनेंट में देखो, या तो एक लॉन्ग आंसर आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, या तो एमसीक्यू हो सकता है 2 नंबर का आ जाए, या फिर 2 मार्कर 1 नंबर का आ जाए। तो डिटरमिनेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एंड 3D 14 मार्क्स दिलाते हैं बेटा हमें। ये वेक्टर में हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यूनिट वेक्टर फॉर्मूला, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है। उसमें आपको ये 2 चीजें पढ़नी है कि 2 पॉइंट से वेक्टर कैसे फॉर्म करते हैं, और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसी से डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन आप निकाल पाते हो। उसके बाद आपको फोकस करना है क्रॉस प्रोडक्ट पे, क्रॉस प्रोडक्ट एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे फोकस करना है। डॉट प्रोडक्ट पे आपको स्केलर प्रोडक्ट और एंगल बिटवीन 2 और प्रोजेक्शन पढ़ना है, और कंपोनेंट भी पढ़ना है बेटा। क्या पढ़ना है हमें, कंपोनेंट भी पढ़ना है। प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट, हमसे आजकल कंपोनेंट वेक्टर पूछ देता है, कंपोनेंट वेक्टर पूछ देता है, प्रोजेक्शन की तरह ही होता है। मैंने सवाल करवाए हुए हैं, एक बार आप इस पे फोकस कीजिएगा। ये हमें पढ़ना है, स्केलर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स और प्रोजेक्शन पूछ देता है, और साथ में कंपोनेंट। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो आपको पता होना चाहिए, निकालने आना चाहिए कि लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस 2 होते हैं, वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ 1 होता है, ठीक है। ये हमारे हैं इंपॉर्टेंट, यही आपको पढ़ना है, इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और हाँ, एक जब आप एंगल पढ़ते हो ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, अगर एक वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी,
तो a डॉट बी क्या होता है बेटा, 0 होता है। ये बात भी आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट, 3 डायमेंशनल मतलब 3D या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है? लाइन इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अगर बेटा ये नहीं आता आपको तो फिर आप छोड़ दो इसके सवाल, बस इन्हीं दोनों पे कमांड कर लो, फिर सब सॉल्व हो जाता है। लाइन का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, चाहे वेक्टर फॉर्म हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने आना चाहिए, जो कि पैरेलल वेक्टर से आएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, खास करके स्क्यू लाइन। पैरेलल लाइंस भी पढ़ लेना क्योंकि इजी ही है, दोनों सेम जैसे ही है। परपेंडिकुलर एंड मिरर इमेज, ध्यान में सुनना बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमसे पूछ दिया जाता है और मिरर इमेज पूछ दिया जाता है पेपर में। एक सवाल तय है लॉन्ग में, आता ही आता है, तो प्लीज फोकस करिएगा इस चीज को, ठीक है। परपेंडिकुलर पॉइंट या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर मिरर पॉइंट हमसे पूछ दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी आठ नंबर आता है भैया, 8 नंबर। इसके सवाल आप एंड में ही उठाना, लेंदी सवाल होते हैं। बेस थ्योरम का कंफर्म है एक सवाल आएगा, पक्का एक सवाल आएगा, तो एंड में उठाना और अच्छे से सॉल्व करना है इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बस डराएगा, होगा बहुत आसान, ठीक है। अवॉइड द कैलकुलेशन एरर, ठीक है। स्कोर परफेक्ट मार्क्स। प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं बेटा, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप पढ़ लेना, एमसीक्यू आ जाएगा। बेस थ्योरम से जरूर आएगा एक क्वेश्चन, गारंटेड, लिख के ले लो। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। रैंडम वेरिएबल के भी सवाल देखो, या तो ये आएगा लॉन्ग आंसर में, या तो ये आएगा ऑप्शन में आएगा, या तो बेस थ्योरम आएगा या तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन में आएगा, और करके आता है ना, वो वाले आएंगे, याद रखिएगा, एक सवाल देखने को मिलेगा। अब आते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर लेते हैं, 8 नंबर के हमारे आते हैं। सबसे पहले आप रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको पता होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और इससे इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्लास भी निकालना मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, अगर पेपर में पूछ दे तो प्लीज छोड़ के बताइएगा इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकलता है। फंक्शन में 1 1 ऑन टू एंड बाइजेक्टिव, साथ में आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करने भी आना चाहिए। फंक्शन कहां पे डिफाइन है, नहीं डिफाइन है, ये भी पता होना चाहिए। डिसकंटिन्यूटी फाइंड पॉइंट भी फाइंड करने आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो आपको रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ना है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आपको पढ़ना है, डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं, और ग्राफ जरूर से पढ़ लेना। ग्राफ भी बनाने के लिए पूछता है, मैं 2 साल से पेपर के पैटर्न को चेक कर रही हूँ, ग्राफ भी पूछ देता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड ग्राफ एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज। रेंज तो चलो छोड़ो, डोमेन फाइंड के लिए जरूर पूछता है कि कॉस का डोमेन, साइन का डोमेन, डायरेक्ट नहीं देगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा या एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, कुछ ऐसे पूछता है। प्रॉपर्टीज आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये वाली प्रॉपर्टीज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होती है, ये वाली प्रॉपर्टीज आप नहीं है पेपर है फिर भी देख लेना आराम से। खास करके बेटा ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाली प्रॉपर्टी, या फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली प्रॉपर्टी, या फिर 2 10 इनवर्स एक्स वाली प्रॉपर्टी। 3 नंबर के सवाल यहाँ पे हमसे पूछे जाते हैं, 3 नंबर, या तो हो सकता है एक एमसीक्यू आ जाए और एक 2 नंबर का सवाल आ जाए, ऐसे सवाल हमसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब 5 मार्क्स जो होते हैं बेटा वो इजी टू स्कोर होते हैं, तो आप प्लीज हर चैप्टर से ये पढ़ के जाइएगा। 5 नंबर वाले सवाल जो होते हैं, एक तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमसे आएगा ही आएगा, ठीक है। 5 नंबर वाले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, एक सवाल आपके आएंगे ही आएंगे, आपको बस सॉल्व करना है। देखो ये पॉइंट्स नहीं बोलूंगी, सीधे सीधे आपको बाउंडेड या अनबाउंडेड रीजन वाला कर लेना है, एक सवाल जरूर आएगा। प्लीज 5 नंबर का आ जाए या 3 नंबर 2 नंबर का आ जाए या फिर 1 नंबर 4 नंबर का आ जाए, कुछ तो आएगा, इसको छोड़ना ही नहीं है, 5 नंबर सिक्योर करोगे। हाई प्रायोरिटी में आपको जो रखना है बेटा, इंटीग्रेशन, सारे मेथड प्रैक्टिस कीजिए। 3D वेक्टर ये भी आपको जरूर 14 नंबर दिलाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन 6 से 7 इजी होता है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम सोचो कि तुम आराम से पेपर तो अच्छे से 30-40 नंबर से पास कर लोगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मस्ट जो फॉर्मूले आपको पढ़ना है, इंटीग्रेशन के, वेक्टर के, प्रोबेबिलिटी के और इनवर्स, इनके फॉर्मूले आपको डेली पढ़ना है, छोड़ना ही नहीं है। प्रीवियस ईयर का ट्रेंड जो रहा है 2022 से 25 तक का, इंटीग्रेशन के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आए हैं पेपर में, जरूर देखने को मिला है। 3D के बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जरूर देखने को मिला है, तो आप प्लीज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ के जाइएगा। डिटरमिनेंट जो है हमसे उसके सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सवाल देखने को मिला है। केस स्टडी जो मिला है बेटा वो कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और वेक्टर पे देखने को मिला है, तो केस स्टडी आप यहाँ पे प्लीज फोकस कर लीजिएगा। कैलकुलस, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी और हमारे वेक्टर पे केस स्टडी देखने को मिलता है।
अब हम बात कर लेते हैं चलिए, जब आपको टाइम मिलेगा बेटा, पेपर मिलेगा, तो 30 मिनट अपने एमसीक्यू को देना, 45 मिनट अपने सेक्शन बी और सी को देना, 60 मिनट सेक्शन डी को देना, और लास्ट के 30 मिनट आप केस स्टडी को देना, या फिर अगर मैं बोलूं 5-5 मिनट, इसमें आपको 20 मिनट ही देना, हर सवाल को 1 मिनट। नहीं आ रहा है स्किप करो, आगे बढ़ो। 45 मिनट नहीं देना है, 40 मिनट देना है दोनों सेक्शन को मिला के, 50 मिनट देना है, और यहाँ पे भी 20 मिनट, 15 से 20 मिनट बचा के रखना है कि जो तुमने सवाल छोड़े हैं उसको फिर से रिपीट करके सॉल्व कर पाओ तुम। ठीक है, बहुत ज्यादा है नहीं करना, क्या आपको बचे हुए लास्ट टाइम में मैं आपको बस ये बता देती हूँ। ठीक है, समझो। अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट वाले सवाल करने हैं जो मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा हुआ है। सैंपल पेपर सॉल्व कर लो प्रीवियस ईयर 5 साल का, और केस स्टडी कर लो जो सीबीएसई ने दिया हुआ है, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, और आप देखोगे कि आपको कोई भी 80 में 80 लाने से रोक नहीं सकता। तो खुद पे कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर दो, खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आओ, क्योंकि सब तुम्हें ही करना है। मैथ्स बेटा डेली पढ़ाई का काम है। होली बीत चुका है, मैच हो चुका है, मुझे पता है कि फाइनल मैच भी आपके पेपर से एक दिन पहले है, लेकिन कोई बात नहीं, पेपर दे लो, फिर आगे भी T20 मैच आएंगे 2 साल बाद, तो फिर तुम वो भी अच्छे से देख पाओगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना प्यार कॉमेंट में देते हुए जाइएगा।